नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हमारे द्वारा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण की एक श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 जो कि 26 से 29 जुलाई तक आयोजित की गई थी। तो श्रृंखला में आज के इस वीडियो में मैं आपसे प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 जो कि गणित का भाग माना जाता है, इसके प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ जानकारियां। हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्री के लिए नया बैच 5 अगस्त से प्रारंभ किया जा रहा है। हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैच होगा। शाम का बैच होगा, ये समय होगा 5:30 से 8:30 बजे तक का। इसके अलावा सुबह भी हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस के बैच संचालित किए जा रहे हैं। सीजीपीएससी मेंस का नया फाउंडेशन बैच 9 अगस्त से प्रारंभ किया जा रहा है। यह बैच सुबह और शाम संचालित होगा। समय सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक का, जबकि शाम को समय होगा 5:30 से 8:30 बजे तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया है, विनकुलम पद्धति से मान ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न पत्र 4 का भाग 2 जो है यह गणित का भाग माना जाता है। यहां से कुल 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया है यह वैदिक गणित से पूछा गया है। चलिए देखते हैं विनकुलम पद्धति से कैसे आप मान ज्ञात करेंगे। 8157, 2103, 3451 और 1625। ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में है और ये माइनस में। क्या करना है आपको? 7 और 3 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 10। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6। दोनों का अंतर क्या होगा? 4। ऊपर अगर बड़ी संख्या है, नीचे अगर छोटी संख्या है, तो आप जैसे घटाते हैं वैसे ही घटा दीजिए। 10 में से 6 को घटाएंगे क्या आएगा? 4। यहां पे कितना लिख देता हूं? 4। अब 5 और 0 क्या हो जाएगा? 5। जबकि 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7। अब यहां पे दिक्कत यह हो रही है कि ऊपर 5 है, नीचे 7 है, नीचे बड़ी संख्या हो गई। तो आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को ही घटाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? विनकुलम चिन्ह लगा देंगे। तो 7 से 5 को घटाया तो आएगा 2, लेकिन 2 के ऊपर विनकुलम चिन्ह लगा देंगे। यहां देखिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। तो 2 में से 10 को नहीं घटाएंगे, 10 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 8, लेकिन 8 के ऊपर क्या लगा देंगे? विनकुलम चिन्ह लगा देंगे। यहां देखिए, 8 और 2 10, 3 और 1 4, घटाएंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहां पे आप 6 लिख सकते हैं। अब विनकुलम चिन्ह को हटाएंगे तो क्या अंक प्राप्त होंगे, उनको देखते हैं। ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक। आंसर क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा विनकुलम को समझिए। ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिए विनकुलम होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कोई नंबर लिखा हूं, तो इसका एक्चुअल में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 30 - 2 28। मान लीजिए कोई एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, आपके सामने लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 3 2। इन दोनों के ऊपर क्या लगा है? विनकुलम। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 500 - 32। तो 10 में 2 जाएगा 8, 9 में 3 जाएगा 6 और यहां कितना बचेगा? 4। तो यहां से आप एक अप्रोच बता सकते हैं। देखिए, विनकुलम जहां पे लगा है उससे पहले वाला जो नंबर है वो क्या हो जाता है? 1 कम हो जाता है। ये देखिए 4 हो गया, यहां पे ये 3 कितना हो गया? 2। तो यहां पे मैं 6 को क्या लिख दूंगा? 5। ये जो 2 के ऊपर विनकुलम लगा है ये 10 से माइनस होगा, तो 10 से माइनस होके कितना बनेगा? ये 8। जबकि ये वाला नंबर 9 से माइनस होगा, तो 9 से माइनस होके क्या बनेगा? ये 1 और ये 4 का 4 ही रहेगा। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। आप 2 नंबर के लिए इतना ही लिखते, बस। समझ आ रहा है? चेक करने वाला जो होगा वो विनकुलम चिन्ह को चेक करेगा कि आप विनकुलम चिन्ह को सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। अगर आपके विनकुलम चिन्ह जो है सही
जगह पे लगे हुए हैं तो आपको 2 में 2 अंक मिलेंगे ही। यहां पे ज्यादा डिटेल में आपको विनकुलम यहां पे समझा नहीं रहा हूं मैं, केवल मैं आपको इतना समझा रहा हूं कि विनकुलम जिस अंक पर लगा होता है उससे पहले वाला 1 कम हो जाता है, तो 6 हो गया, 1 कम मतलब 5। अब ये वाला नंबर 10 से माइनस होगा और ये वाला नंबर 9 से माइनस होगा, तो 10 से माइनस हुआ तो 8 और 9 से माइनस हुआ तो 1, और ये जो नंबर था, ये जो अंक था, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आंसर आएगा आपका 5184, लेकिन आपको यहां पे विनकुलम चिन्ह को सही सही जगह पे लगाना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि L का मतलब प्लस, M का मतलब माइनस, N का मतलब गुणा, P का मतलब भाग, यही बोला है, तो इसका वैल्यू पूछा है। ये तो बहुत इजी प्रश्न है। N का मतलब क्या दिया है, देखिए N का मतलब गुणा बोल दिया है, तो 14 गुणा 10। L का मतलब क्या बोला है, L का मतलब देखिए बोला है प्लस, तो बीच में लगा दीजिए प्लस 42 है। P का मतलब क्या बोला है, P का मतलब भाग बोला है, तो भाग लगा दीजिए। M का मतलब क्या बोला है, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। सिंप्लीफाई करिए, V बोर्ड मास अप्लाई कर दीजिए, तो V बोर्ड मास में आपको पता है भाग गुणा जोड़ और घटाओ में पहले क्या होता है, भाग होता है, तो भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। यहां पे लिख रहा हूं, देखिए कितना आ जाएगा ये 21। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 14 दहम में 140, ऐसा हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया, 161। 161 में से 8 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 153। ये होगा आपका सही उत्तर। 153 अगर आपका आ रहा है तो आपको 2 में 2 अंक मिलेंगे। यहां पे बहुत आसान प्रश्न था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक जैसे अंकों के आने की प्रायिकता क्या है। बहुत इजी प्रश्न है। 2 पासे आप फेंक रहे हैं, ये देखिए ये है मान लीजिए पासे की ऊपरी सतह, एक जैसे अंक आने का मतलब यहां पे अगर 1 आ रहा है तो यहां भी 1 आएगा, यहां पे अगर 2 आ रहा है तो यहां भी 2, यहां पे अगर 3 आ रहा है तो यहां भी 3, यहां पे 4 तो यहां भी 4, यहां पे 5 तो यहां भी 5, और यहां पे 6 तो यहां भी 6। मतलब इवेंट कितने बनेंगे, घटना कितनी होंगी, 6। और आपको पता है सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 36। जब आप 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस बनेंगे 36। कैसे 36 बनते हैं, ये देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। मतलब पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 1, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, इस प्रकार से बना। इसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 6 तक। इस प्रकार से आप देखेंगे तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 36, और उसमें से इवेंट कितने हो रहे हैं, तो इवेंट आप देख पा रहे हैं कितने हो रहे हैं, 6। तो आपका प्रायिकता हो जाएगा 6/36, मतलब 1/6। बहुत इजी प्रश्न था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -14/25 है। यदि उनमें से एक संख्या -7/15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है, तो आपको एक संख्या दिया है कितना, -7/15, दूसरी परिमेय संख्या को आप x मान लो या p/q मान लो। ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर परिमेय संख्या तो p/q ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। x में लिख दिया हूं यहां पे परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या की पूरी परिभाषा अगर आप देखेंगे तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं 2 को बोलूं तो 2 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, -5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि आप 2 को 2/1 लिख सकते हो, -5 को -5/1 लिख सकते हो, 0 को आप 0/1 0/2 कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि p/q ही मानना है, मान सकते हैं p/q, मैं x मान लिया हूं। अब देखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है आपको, -14/25। x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए।
इसमें तो कुछ था ही नहीं, माइनस और माइनस को प्लस कर दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 गुणा 15 और नीचे 7 गुणा 25, तो 7 से कट कर दिए, 7 दूनी 14, 5 तिरिका 15, 5 पचे 25, तो आंसर कितना आ गया 3 दूनी 6/5। कितना आ जाएगा 3 दूनी 6/5, आंसर आ जाएगा आपका 6/5। 2 नंबर आपको मिलेंगे। आप चेक करना चाहें तो आंसर को चेक कर सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बोला है -14/25, इन दोनों को गुणा करके देखिए, -14/25 आ रहा है क्या, -14/25 आ रहा है क्या, तो 7 छंग 42 कितना हो गया, माइनस का 42, 15 पचे कितना होता है 75। काट दीजिए इसको, किससे कट जाएगा, ये काट के देखिए इसको, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पे केवल आपको आंसर लाना था 6/5। 2 अंक के प्रश्नों में केवल और केवल उत्तर मायने रखता है। अगर आपको उत्तर आया है तो 2 नंबर मिलेगा, नहीं आया है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1/3 तथा 5/7 के मध्य कोई 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 1/3 और 5/7, आप क्या करिए, दोनों का आधार को समान कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो दोनों का आधार को समान करने के लिए आप क्या लेंगे, लस, एलसीएम। तो 3 और 7 का जो लस होगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। दोनों के आधार में कितना लिख दीजिए, 21 लिख दीजिए। 3 से भाग दिया 7 आया, 7 का गुणा 1 में करूंगा तो 7 होगा। 7 से भाग दिया 3 आया, 3 का गुणा 5 में करूंगा तो 15 होगा। 1/3 को 7/21 लिख सकता हूं और 5/7 को 15/21 लिख सकता हूं। अब इसके बीच में बता दीजिए, 8/21, 9/21। तो ऐसा नहीं कि सब का उत्तर यही आएगा, अलग अलग तरीके से करेंगे तो आपको उत्तर अलग अलग मिल सकता है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आपका उत्तर यही आएगा तो ही 2 नंबर मिलेगा। प्रश्न आपका वही होना चाहिए। 1/3 को मैं क्या लिख दिया, 7/21, और 5/7 को मैं क्या लिखा हूं, 15/21 लिखा हूं। तो यहां पे परेशान मत होइएगा कि हमारा आंसर तो 8/21 और 9/21 नहीं आ रहा है। 10/21 और 11/21 भी आंसर हो सकता है, 12/21 और 13/21 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ये सारी परिमेय संख्याएं इन दोनों के मध्य में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि 8 पंखों तथा 14 ओवन की कीमत 36,520 रुपए हो तो 12 पंखों तथा 21 ओवन की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए 8 पंखों तथा 14 ओवन की कीमत बोला है, तो मान लीजिए एक पंखे की कीमत कितना x और एक ओवन की कीमत कितना y। मान लिया हूं मैं, एक पंखे की जो कीमत होगी x रुपए होगी, जबकि एक ओवन की कीमत क्या होगी, y रुपए। तो 8 पंखे की कीमत क्या हो जाएगी, 8x, और 14 ओवन की कीमत क्या हो जाएगी, 14y। इनका योग आपको दिया है 36,520। प्रश्न में पूछा है 12 पंखों और 21 ओवन की कीमत, यह डेटा आपसे पूछा है कितना होगा। क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए, अगर यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 7y बराबर 36,520। तो यहां से मेरे को 4x प्लस 7y का वैल्यू मिल जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, 18,260 ये मिलेगा। अब आपको चाहिए 12x प्लस 21y का वैल्यू, तो 12x प्लस 21y में अगर आप 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 7y हो जाएगा। और 4x प्लस 7y का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 18,260। गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 अठे 24, 3 एकम 3 और 2 5, 54,780 हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे, आराम से 2 अंक वाले सारे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 अंक के कुल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, आराम से 12 अंक यहां पे आप अर्जित कर सकते थे आराम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है 4 अंक का। एक विक्रेता ने 10% हानि पर एक साइकिल बेचा, यदि विक्रय मूल्य 200 रुपए बढ़ाने पर 6% का लाभ होता तो साइकिल की कीमत ज्ञात कीजिए। कितना आसान प्रश्न है,
मान लीजिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना, x रुपए। साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, x रुपए मान लिया। अब इसको क्या किया, 10% हानि पर बेचा। 10% हानि पर बेचा। 10% हानि पर बेचेगा तो साइकिल कितने का बिकेगा, x का 90%। इसको आप लिख लेंगे अच्छी से, मैं केवल अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो x रुपए क्रय मूल्य हो गया, 10% हानि पर बेचे तो साइकिल बिका x का 90% पर। 6% लाभ पर बेचे, 6% लाभ पर बेचे तो साइकिल बिकेगा x का 106% पर। अब सिंपल सी बात है, विक्रय मूल्य पहले केस में x का 90% और दूसरे केस में x का 106%। ज्यादा कहां पे होगा, यहां पे विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है, 200 रुपए। मतलब ये जो विक्रय मूल्य है ये 200 रुपए ज्यादा है। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 200 रुपए। तो दोनों का डिफरेंस मतलब 106x बटा 100 माइनस 90x बटा 100 बराबर कितना लिख दिया आप, 200 रुपए। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 90 में से 106 में से 90 घटाइए, कितना आएगा भाई, 16। तो 16x बटा 100 बराबर 200। 4 से कट कर दीजिए, 4 चौको 16, 25 चौको 100। 4 से कट कर दीजिए, 4 पंचे 20, 25 पचे कितना हो जाएगा, 125। तो 1250 रुपए होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। बहुत आसान प्रश्न था, आराम से 4 अंक मिलते। केवल आप नोट्स पढ़ के जाते, नोट्स से ही आपके 50 के 50 अंक मिल जाते। सारे क्वेश्चंस नोट्स में कराए हुए हैं, एकदम सेम प्रश्न, केवल डेटा चेंज हो सकता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। जनवरी 2019 में खरीदे गए एक टीवी का मूल्य प्रति वर्ष 12% की दर से घटता है। यदि जनवरी 2021 में इस टीवी का मूल्य 4,840 रुपए है तो इसका खरीदी मूल्य क्या था। कितना आसान प्रश्न है। प्रतिशत जब आप पढ़ते हैं तो प्रतिशत के पहले लेक्चर में ही आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। x में 10% की वृद्धि हुई तो नया मान क्या हो जाएगा, x का 110%। x में 10% की कमी हुई तो नया मान क्या हो जाएगा, x का 90%। अब प्रश्न क्या पूछा है, जनवरी 2019 में खरीदा गया था और 12% की दर से कमी हो रही है। जनवरी 2021 में इस टीवी का मूल्य कितना है, 4,840 रुपए है। अब एक बात समझिए, मान लीजिए आप इसको x रुपए में खरीद के लाए थे 2019 में। 2019 में x रुपए में खरीद के लाए थे टीवी। अब 2019 में x रुपए में खरीद के लाए थे, पहले साल इसमें 12% की कमी आई तो x का 88%। ये जो मूल्य है ये हो गया 2020 में। समझ पा रहे हैं, x की बात कर रहा हूं तो x जो है जनवरी 2019 में टीवी का मूल्य है, इसमें 12% की कमी आई तो x का 88%। ये क्या हो गया, जनवरी 2020 में टीवी का मूल्य। इसमें वापस से 12% की कमी आई तो इसका 88% ये हो गया आपका जनवरी 2021 में मूल्य। और ये मूल्य कितना दिया है आपको, 4,840। केवल इतना लिखना था आपको। गणित में लिखने के तरीके को लेकर परेशान नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं, गणित में आपको जो भी मेथड पता है आराम से लिखिए, नंबर पूरे मिलते हैं गणित में। सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 से कट करिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 चौको 100। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 4,840 गुड़ा 25 गुड़ा 25 बटा 22 गुड़ा 22। कट कर दीजिए, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 22 से कट करिए, 22 से कम 22, 10 आ गया। 25 इंटू 25 कितना होता है भाई, तो 25 इंटू 25 कर लेंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो 625 मतलब 6,250। ये होगा आपका आंसर। आधे से पौन घंटे का भाग था ये बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। -2/7 और 14/5 के गुणनफल से -2/7 और 5/14 के योगफल को घटाइए।
प्राप्त उत्तर को मिश्रित अंश में लिखिए। मिश्रित अंश का मतलब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। यह भी आसान था। इन दोनों के गुणनफल को देखिए, -2/7 गुणा 14/5 से इन दोनों के योगफल को घटाना है, तो इन दोनों के योगफल को घटा दीजिए, यही तो बनेगा। दोनों के गुणनफल से इन दोनों के योगफल को घटा दिया, गुणा करिए कितना आएगा, 7 दूनी 14, कितना आ गया 2 दूनी 4, -4/5। इधर पे कितना आएगा देख लीजिए, 7 और 14 का लसा हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ऐसा कुछ बनेगा। 14 एकम 14, 5 एकम 5, कितना आया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, -4/5 -1/14, यही आएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 चौको 56, माइनस का 56 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 61, और 14 पंचे क्या होता है 70, तो -61/70। लेकिन बोला क्या है, इसको मिश्रित अंश में लिखिए, मिश्रित अंश में, समझ आ रहा है। अब मिश्रित अंश में कैसे लिखते हैं, जैसे 7/3 एग्जाम्पल के लिए, इसको मिश्रित अंश में लिखना है, तो मिश्रित अंश में कैसे लिखेंगे, तो 3 से 7 को भाग दे दिया, 3 दूना 6, कितना आया, भागफल 2 शेषफल 1, तो जो भागफल है इसको बीच में लिखता हूं, शेषफल को ऊपर, और ये जो भाजक है इसको नीचे लिखता हूं। ये जो नंबर बीच में बनता है ये होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये जो नंबर बीच में बनता है ये पूर्ण संख्या, होल नंबर होना चाहिए। अब यहां पे -61/70 आ रहा है आपका आंसर, तो इसको मिश्रित अंश में कैसे लिखेंगे, तो 70 से पहले तो भाग दे दीजिए 61 को, तो 0 बार जाएगा। ये जो 0 है इसको बीच में लिखिए, 61 को ऊपर और 70 को नीचे, इसको ब्रैकेट में लिख के बाहर माइनस लगा दीजिए। ऐसा कर सकते थे, लेकिन समझ में नहीं आया ऐसा लिखने को क्यों बोला है वो। बहुत लोगों को लगेगा सर यहां 0 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, यहां पे जो बीच में नंबर होता है ये होल नंबर, पूर्ण संख्या होती है, और 0 भी पूर्ण संख्या में शामिल होता है। आपको पता होगा सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो ऐसा लिख सकते थे, लेकिन इसका औचित्य समझ में नहीं आया, क्यों ऐसा कराना चाह रहा था वो। ठीक, चलिए ठीक है। फिर भी तो 4 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए थे, कितने आसान थे आप देख सकते हैं। सारे प्रश्न आपको नोट्स से मिल जाते, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है आपको उससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आप नोट्स उठा के देख लीजिए, सारे प्रश्न आपको दिखेंगे। चलिए अब आते हैं 8 अंक के प्रश्न में। यह प्रश्न बहुत सारे बच्चे मुझे भेजे थे, आंसर क्या आएगा इसका, चलिए देखते हैं। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को शुरुआत में एक साथ 3 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, तत्पश्चात पाइप सी को भी खोल दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या बोला है। ए जो है 10 मिनट में और बी जो है 15 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। चलिए समझिए इसको। ए जो है एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी जो है उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। यह आपको प्रश्न में देकर रखा है। आगे क्या बोला है, जबकि सी जो है एक भरी टंकी को, सी जो है एक भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। तो भरता है तो प्लस बोल दिया, इसको भी प्लस और इसको क्या बोल दिया, माइनस। तो यहां से आप 1 मिनट का काम निकाल सकते हैं कि ए जो है ये 1 मिनट में कितना टंकी भरेगा, 1/10 भाग टंकी का भर देगा। बी जो है ये 1 मिनट में कितना भाग भर देगा, तो ये 1 मिनट में 1/15 भाग भर देगा। सी जो है ये 1 मिनट में कितना भाग खाली करेगा, तो ये 1 मिनट में 1/5 भाग जो है ये खाली करेगा। ठीक, ये क्षमता आपको दी गई है। अब क्या बोला, शुरुआत में ए और बी को खोला गया कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। तो चलिए ऐसा कुछ बन रहा है,
ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो शुरुआत में ए और बी को खोला गया कितने मिनट के लिए? 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद ए, बी और सी तीनों चालू हैं। यही तो हो रहा है। तो आप पहले ये पता कर लीजिए कि ए और बी जो है ये 3 मिनट में कितना भाग भरेंगे टंकी का, क्योंकि टंकी पहले कितना भरी है ये पता करना पड़ेगा। तो ए और बी मिलकर 3 मिनट में टंकी का कितना भाग भरेंगे। तो भाई पहले 1 मिनट में पता कर लो कि ए और बी मिलकर 1 मिनट में टंकी का कितना भाग भरेंगे। तो आप बोले 1/10 प्लस 1/15, दोनों एक साथ चालू हैं, मतलब 1/10 प्लस 1/15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 मिनट में आपको मिल जाएगा, एलसीएम हो गया 30, ये 3 ये 2, 5/30 मतलब 1/6 भाग, यही आएगा। 1 मिनट तक अगर मैं ए और बी को खुला रखता हूं तो टंकी का 1/6 भाग भर जाता है। लेकिन आप कितने मिनट तक दोनों को खोल कर रखे हो? 3 मिनट तक। तो यहां पे देखो 3 मिनट में दोनों टंकी का कितना भाग भर देंगे? 3/6 मतलब 1/2 भाग टंकी का भर देंगे। इसका मतलब आधी टंकी तो भर गई 3 मिनट में ही। अब इस आधी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे ये तीनों मिलके? क्यों टंकी खाली हो रही है? क्योंकि सी की जो खाली करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा दे दी गई है। तो आप क्या करिए, इन तीनों का 1 मिनट का काम निकालिए कि भाई ये तीनों मिलके अगर चालू हैं तो 1 मिनट में कितना काम होता है। तो देखिए ए, बी और सी तीनों मिलके 1 मिनट में कितना भाग भरते हैं या खाली करते हैं देखते हैं। तो 1/10 प्लस 1/15 माइनस 1/5, इतना भाग भरेंगे या खाली करेंगे। प्लस में आया मतलब भर रहे हैं, माइनस में आया मतलब खाली कर रहे हैं। तो एलसीएम कितना हो गया? 30, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 6। तो यहां से आप देख पा रहे हैं -1/30 आया। इसका मतलब अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं तो पूरा का पूरा टंकी जो है ये 30 मिनट में खाली होता है। खाली होता है क्योंकि आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। समझ पा रहे हैं? आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब ये तीनों अगर 1 मिनट तक काम करेंगे, 1 मिनट तक चालू रहेंगे तो 1/30 भाग टंकी का खाली हो जाता है। 1/30 भाग मतलब एक पूरा का पूरा भाग देखा जाए तो 30 मिनट में खाली हो जाएगा। भरी टंकी जो है ये 30 मिनट में खाली हो जाएगी अगर ये तीनों एक साथ चालू रहेंगे। तो कितनी टंकी भरी है? आधी टंकी। तो एक पूरा का पूरा टंकी 30 मिनट में खाली होगा, तो आधा जो टंकी भरा है ये कितना मिनट में खाली हो जाएगा? तो 15 मिनट में खाली हो जाएगा। ये क्वेश्चन था 8 नंबर का। आराम से 8 में 8 नंबर मिलते हैं आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न माध्यिका का बहुत अच्छा प्रश्न, टेस्ट जो कंडक्ट किए गए थे उड़ान में, लगभग हर टेस्ट में ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। माध्यिका दिया गया है, बारंबारताओं का योग दिया गया है, आपको अननोन फ्रीक्वेंसीज मतलब अज्ञात बारंबारताएं बतानी है। लगभग हर टेस्ट में यह प्रश्न 8 नंबर का दिया गया था। कितना आसानी से बनेगा देखिए। निम्न सारणी में 100 विद्युत दीप के जीवन काल की बारंबारता वितरण को घंटे में दर्शाया गया है। इनके जीवन काल की माध्यिका 20 घंटा हो तो बारंबारता x ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको दिया गया है कि जो दीपों की संख्या है, मतलब यहां पे अगर मैं बोलूं सिग्मा f या इसी को मैं क्या बोलता हूं कैपिटल N, तो इसका वैल्यू आपको देकर रखा है कितना? 100। बारंबारताओं का योग n बोल दो या सिग्मा f बोल दो, इसका वैल्यू कितना देकर रखा है? 100। आपको माध्यिका का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहां पे माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइड बाई स्मॉल f इंटू आई, ये फॉर्मूला होता है। L1 क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। कैपिटल F क्या होता है? माध्यिका वर्ग से पहले की सभी बारंबारताओं का योग। स्मॉल f क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। I क्या होता है? माध्यिका वर्ग का जो अंतराल है। ठीक।
और n तो आपको पता ही है बारंबारताओं का योग। तो बात आती है माध्यिका वर्ग कौन सा होगा, माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है कि भाई माध्यिका जो है वो हमेशा माध्यिका वर्ग में मिलती है। तो माध्यिका कितना दिया है 20 घंटा, तो माध्यिका जो है हमेशा माध्यिका वर्ग में मिलती है। तो 20 घंटा कहां पे मिल रहा है आपको 18 से 23 वाले में। तो आपको मिल गया, ये क्या है माध्यिका वर्ग है। तुरंत आपको माध्यिका वर्ग मिल गया। अब माध्यिका वर्ग मिल गया तो आप बता दीजिए कैपिटल एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग से पहले की सभी बारंबारताओं का योग। स्मॉल एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये देखिए अंतराल कितने का है 5 का। एन का वैल्यू पता ही है। L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 20, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो माध्यिका का वैल्यू कितना पुट करेंगे यहां पे, तो माध्यिका का वैल्यू 20 पुट कर दिए। L1 का वैल्यू 18, N का वैल्यू आपको दिया है 100, कैपिटल F का वैल्यू आपको कितना मिल गया 7 + x, I का वैल्यू कितना 5 और स्मॉल f का वैल्यू कितना दिया है आपको 40। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 18 को इधर ले आइए तो 20 - 18 हो गया। ये 2 से कट कर दीजिए कितना आ जाएगा 50। तो ये हो गया 50 - 7, बाहर माइनस तो अंदर वाला माइनस हो जाएगा। 5 से 40 को कट कर दीजिए 8 आ जाएगा। 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा। 50 में से 7 जाएगा तो 43 बचेगा। कितना आ जाएगा देखिए सिंप्लीफाई करने पे 16 बराबर 43 - x। 16 में से 43 को माइनस कर दीजिए तो 16 में से 43 को माइनस करेंगे 13 में 6 जाएगा 7, 3 में 1 जाएगा 2। तो x का जो वैल्यू मिला आपको 27 मिल गया। आपसे x ही तो पूछा था, y तो पूछा ही नहीं था, x पूछा था। ये देखिए प्रश्न को, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर y भी पूछा होता तो आप क्या करते, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, बारंबारताओं का योग कितना लिखते 100 लिखते। x आपको मिल गया कितना 27, तो y भी तो आपको तुरंत मिल जाएगा। सभी बारंबारताओं का योग बराबर 100, आपको x मिल गया है तो y भी तुरंत मिल जाता। तो यहां पे y निकालने की आवश्यकता नहीं थी, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना था। x मिला, काम खत्म। 8 में 8 नंबर मिलता। नोट्स में ऐसे 4 से 5 प्रश्न कराए गए हैं, केवल आपको नोट्स फॉलो करना है। प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। मैथ्स का कोई बुक पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, बुक पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे। 9th का सीजी बोर्ड पढ़ना पड़ेगा, 10th का सीजी बोर्ड पढ़ना पड़ेगा, या सीबीएसई पढ़ लीजिए। इसके अलावा एप्टीट्यूड के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग। तो इतना बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए। 50 में 50 अंक आपको ये पेपर देके जाएगा, ये भाग देकर जाएगा। ठीक। एक और प्रश्न पूछा था 10 अंक का, ये प्रश्न तो और आसान था। 10 अंक का देखिए प्रश्न 2 पूछा जाता है। इसके ऑप्शन में, इसके और में एक और प्रश्न था, रामानुजन के बारे में लिखना था आपको। तो मेरा सलाह यह था कि आपका कैलकुलेशन अगर ठीक है तो आप इसको करिए, कैलकुलेशन अगर ठीक नहीं है, गलतियां होती है, तो आप रामानुजन के बारे में लिख सकते थे, वहां पे भी आपको अच्छे नंबर मिल जाते। 2018 मुख्य परीक्षा की कुछ कॉपियां आरटीआई लगा के मंगाई गई थी, जिसमें यह देखा गया कि थ्योरी पोर्शन लिखने में भी, वहां पे आर्यभट्ट के बारे में पूछा था, तो आर्यभट्ट के बारे में लिखने में भी कुछ बच्चों को 10 में 10 अंक मिले हैं। लेकिन आपको लिखना केवल टू दी पॉइंट है, मतलब कहां जन्म हुआ, कहां मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, यह सब नहीं लिखना है। गणित में योगदान बताना है आपको, क्या योगदान था गणित में। ठीक, पहले इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधारण डाक, पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट। जनवरी महीने में जो संख्या है वो 372 है। साधारण डाक में राशि आपको दिया है 223। इसी प्रकार फरवरी महीने में, मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, मई महीने में और जून महीने में। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग महीनों में साधारण डाक, पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट में वस्तुओं की संख्या और कुल राशि आपको दी गई है।
ठीक, बहुत आसान सा टेबल था, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं होती। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, किस महीने में डाक पर कुल खर्च सबसे अधिक है तथा यह कितना है? किस महीने में? देखिए, टेबल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, प्रश्न बोला किस महीने में डाक पर कुल खर्च, डाक बोल दिया मतलब तीनों प्रकार के डाक यहां पे शामिल हो जाएंगे। तो किस महीने में डाक पर कुल खर्च सबसे ज्यादा है? तो आप क्या करिए, जनवरी महीने में कुल खर्च निकाल लीजिए, 223, 724 और 660 का योग कर दीजिए। 223, 724 और 660 का योग कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा जनवरी महीने में डाक पर कुल खर्च। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रो में जो डेटा है उनको ऐड करना पड़ेगा। जनवरी का टोटल कौन देगा? ये डेटा देगा। फरवरी का टोटल कौन देगा? ये डेटा देगा। खर्च बोला है तो केवल खर्च को ऐड करना है, तो 223, 724, 660 को जोड़ दीजिए। जनवरी महीना में कुल खर्च मिल जाएगा 280, 1060, 1856 को जोड़ दीजिए, फरवरी महीना का मिल जाएगा। उसी प्रकार मार्च, अप्रैल, मई और जून देख लीजिए किस महीना में डाक पर खर्च जो है सबसे अधिक है, ठीक, और कितना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पंजीकृत डाक की कुल राशि साधारण डाक के अप्रैल माह की राशि का कितना गुना है? तो पंजीकृत डाक की कुल राशि, तो देख लीजिए पंजीकृत डाक की कुल राशि कितनी है? 5980। ये साधारण डाक के अप्रैल महीना की राशि का कितना गुना है? तो पंजीकृत डाक की कुल राशि कितनी है? 5980। ये 310 का कितना गुना है? तो बता सकते हैं आसानी से। कैसे बताएंगे? तो बता दीजिए, 5980 जो है ये 310 का x गुना है, तो यहां से x का वैल्यू निकाल दीजिए, 5980 बटा 310। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, सिंपल सा था। पंजीकृत डाक की कुल राशि ये है, साधारण डाक के अप्रैल माह की राशि का x गुना है, x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो आपको यहां से मिल गया साधारण डाक के अप्रैल माह की राशि 310, जबकि पंजीकृत डाक की कुल राशि कितनी है? 5980 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, मार्च महीने में साधारण डाक की राशि स्पीड पोस्ट की सबसे कम राशि का कितना गुना है? तो मार्च महीने में साधारण डाक की राशि, तो मार्च महीने में साधारण डाक की राशि कितनी है? 1914। स्पीड पोस्ट में सबसे कम राशि कितनी है? तो स्पीड पोस्ट में सबसे कम राशि कितनी है? 660। तो बोल क्या रहा है, 1914 जो है ये 660 का कितना गुना है? 1914 जो है ये 660 का कितना गुना है? क्यों? क्योंकि मार्च महीने में साधारण डाक की राशि कितनी है? 1914। स्पीड पोस्ट की सबसे कम राशि कितनी है? 660 का x गुना, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1914 बटा 660। सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगला देखिए, अच्छा पांचवा प्रश्न देखिए, किस महीने में डाक पर कुल खर्च सबसे कम है तथा यह कितना है? तो जब आप पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ये पांचवा भी साथ साथ में सॉल्व हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या पूछा है, जुलाई महीने में स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाने वाले डाक वस्तुओं की संख्या 52 होने की उम्मीद है। इन वस्तुओं पर अनुमानित व्यय रुपए में कितना होगा? तो बोल क्या रहा है, जुलाई महीने में आपको डेटा दिया है जून तक का, लेकिन बोल रहा है जुलाई महीने में जो वस्तुओं की संख्या कितनी है? 52 है। यह अनुमानित व्यय पूछा है, वस्तुओं की संख्या कितना बोल दिया? 52। तो यहां पे अनुमानित व्यय कितना आएगा? कैसे बताएंगे आप? तो आप क्या करिए, एवरेज निकाल लीजिए। कुल राशि कितना है? 9888। कितने वस्तुओं का? 300 वस्तुओं का। यही हुआ ना, 300 वस्तुओं की कुल राशि कितनी है? 9888। कट कर दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, कितना आएगा? 3 दूनी
6, 2 और 8 बचा, 3 अट्ठे 24, सॉरी 3 नवा 27 हो जाएगा यहां पे, और 3 छक 18, यही आएगा। भाग दे दीजिए आप 3 से 9888 को, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 2 और 8 बचा, 3 नवा 27, 1 और 8 बचा, 3 छक 18, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद क्या लगा दीजिए, दशमलव, मतलब एक वस्तु पर व्यय कितना आएगा, 32.96। क्या निकाले आप, टोटल व्यय जो है ये है 9888, 300 वस्तुओं पर, तो एक वस्तु पर जो व्यय आएगा ये आएगा 32.96, तो 52 वस्तुओं पर व्यय कितना हो जाएगा, 52 गुणा 32.96, ये हो जाएगा आपका अनुमानित राशि। तो एकदम आसान प्रश्न था, जिनका कैलकुलेशन ठीक है, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत नहीं होता है, आप ये प्रश्न आसानी से कर सकते थे। यहां पे तो आपको ऐड भी नहीं करना था, ये कॉलम को तो ऐड ऑलरेडी करके दे दिया है, वो केवल आपको रो को ऐड करना था। वहां पे भी जनवरी महीना में सबसे ज्यादा है या फरवरी में सबसे ज्यादा व्यय है, बता दीजिए कौन सा ऐसा महीना है जहां पे व्यय सबसे ज्यादा है डाक पर तथा सबसे कम है। 2 प्रश्न तो यहीं से बन जाते। 2 प्रश्न पूछे गए थे कौन किसका कितना गुना है, और 1 प्रश्न पूछा गया था अनुमानित व्यय का। तो सबसे पहले आप निकाल लिए कि औसत कितना आ रहा है, 32.96, मतलब एक वस्तु पर जो व्यय आएगा 32.96 रुपए आएगा। तो 52 वस्तु पर कितना आ जाएगा, 52 गुणा 32.96। 10 नंबर का प्रश्न था ये, ठीक। देखिए इसके और में क्या लिखा हुआ था, गणित में श्रीनिवास रामानुजन का योगदान लिखिए। तो जो पढ़ के आए थे रामानुजन जी के बारे में, वो ये प्रश्न भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक। एक प्रश्न करना था, या तो टेबल डीआई को सॉल्व कर लेते आप, या आप रामानुजन के बारे में लिख सकते थे। ध्यान रखिए टू दी पॉइंट लिखेंगे, आपको 1 पेज मिलता है, उसमें आपको लिखना है, तो अननेसेसरी फैक्ट्स आप वहां पे नहीं लिखेंगे। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहां जन्म हुआ था, कहां मृत्यु हुई थी। गणित में योगदान पूछा है, देखिए साफ साफ लिखा है योगदान लिखना है आपको गणित में, ठीक। तो ये जो भाग था 50 में 50 नंबर आसानी से आप ला सकते थे। अगर आपके भाग 2 में 50 नंबर आ रहे हैं, मतलब आपका प्रश्न पत्र 4 जो है बहुत शानदार गया है, क्योंकि आप पहले और तीसरे भाग को मिला के 80 नंबर भी ले आते हैं, तो आपका कुल 130 नंबर हो गया, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। भाग 1 और भाग 3, भाग 1 और भाग 3 से मिला के 80 बोल रहा हूं बस मैं। भाग 1 75 नंबर का और भाग 3 75 नंबर का, दोनों मिला के 150 नंबर में से 80 नंबर बोल रहा हूं मैं। भाग 2 से अगर 50 में 50 ले आते तो आपका बहुत शानदार जाता ये पेपर, और 50 में 50 अंक लाने लायक पेपर था ये। लेकिन बच्चे सोचते हैं पेपर बहुत आसान आएगा, कुछ नहीं पढ़ना है, जाके बना लेंगे। थोड़ा तो रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ये माध्यिका का प्रश्न हो गया, पाइप और टंकी का प्रश्न हो गया, अच्छा प्रश्न था। अगर आप पढ़े होते तो आसानी से इसमें 50 में 50 अंक अर्जित कर सकते थे। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।